अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ था। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने व चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। विशेष बात यह थी कि वहां प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्ती बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेश और संभव हो तो सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता था। सोना पाने के लालच के कारण गंभीर हिंसक घटनाएं भड़कीं, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। जब सैनिकों के अत्याचार का तांडव हो रहा था, तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पुरानी दुनिया की बीमारियां, विशेषकर चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थीं। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेन वासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में खोज बराबर चलती रही और उसमें सफलता मिलती गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने उत्तर से दक्षिणी अक्षांश तक के इलाकों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। उनके अभियानों के द्वारा किया गया खर्चा स्पेन के जमींदारों, नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया था। इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्से के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी मुहैया करवाए थे। विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। जो अभियान पहले अनिश्चित परिणाम वाली समुद्री यात्राओं के रूप में शुरू हुए थे, आगे चलकर उनका यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खोल दिए। इससे पहले तक इनमें अधिकांश मार्ग यूरोप के लोगों के लिए अज्ञात थे और कुछ मार्गों को तो कोई भी नहीं जानता था। तब तक कोई भी जहाज कैरेबियन या अमेरिका महाद्वीपों के जल क्षेत्रों में नहीं घुसा था। दक्षिणी अटलांटिक तो पूरी तरह अछूता था। किसी भी जहाज ने उसके पार जाना तो दूर, उसके पानी में भी प्रवेश नहीं किया था और ना ही कोई जहाज दक्षिणी अटलांटिक से प्रशांत महासागर या हिंद महासागर तक पहुंचा था। 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये सभी साहसिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। प्रारंभिक समुद्री यात्राओं के अलावा अन्य यूरोप वासियों के लिए भी अमेरिका की खोज के दीर्घकालीन परिणाम निकले। सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार किया। 1560 से 1600 तक सैकड़ों जहाज हर वर्ष दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन लेकर आते थे। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि इसका लाभ स्पेन और पुर्तगाल को उतना नहीं मिला। उन्होंने अपने भारी भरकम मुनाफों को आगे व्यापार या अपने व्यापारी जहाजों के बेड़े का विस्तार करने में नहीं लगाया। उनकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया। उनके सौदागरों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीजों जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी और रबड़ आदि से परिचित कराया। इसके अलावा यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू और लाल मिर्च से भी परिचित हो गया। फिर ये फसल यूरोप वासियों द्वारा आगे भारत जैसे अन्य देशों में ले जाई गई। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के अनेक तत्कालीन परिणाम हुए, जैसे मार काट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो गई, उनकी जीवन शैली का विनाश हो गया और उन्हें गुलाम बनाकर खानों, बागानों और कारखानों में उनसे काम लिया जाने लगा। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या 7 करोड़ थी और फिर 150 साल बाद उनकी आबादी घटकर केवल 35 लाख रह गई। इस जनहानि के लिए लड़ाइयाँ और बीमारियाँ प्रमुख रूप से जिम्मेदार थीं। अमेरिका में 2 बड़ी सभ्यताओं एज़टेक और इंका के अचानक नष्ट हो जाने से ये बात उजागर होती है कि आपस में लड़ने वाली ये 2 संस्कृतियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं। एज़टेक और इंका दोनों ही साम्राज्यों के मामले में युद्ध कला के स्वरूप ने स्थानीय लोगों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से भयभीत करने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की।
इस संघर्ष से नैतिक मूल्यों के बुनियादी अंतर का भी पता चलता है। स्थानीय लोगों के लिए सोने के प्रति स्पेनियों के लालच को समझ पाना असंभव था। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन उसमें एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी। परंतु 1609 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। इससे उपनिवेशी यानी यूरोप से आकर यहां बसे लोग नाराज हो गए और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया। अब नई नई आर्थिक गतिविधियां जोरों से शुरू हो गईं। जंगलों का सफाया करके प्राप्त की गई भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। साल 1700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों पर चल पड़ा और इन सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग बनी रही। यह साफ था कि स्थानीय लोग गुलाम बनने का विरोध करेंगे। अब यही विकल्प बचा था कि गुलाम अफ्रीका से मंगवाए जाएं। 1550 के दशक से 1880 के दशक तक जब ब्राजील में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, ब्राजील में 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया। किंतु ये अमेरिकी महाद्वीपों में आयातित अफ्रीकी गुलामों की संख्या का तकरीबन आधा था। 1750 में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास हजार गुलाम होते थे। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में 1780 के दशक में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलील दी थी कि यूरोप वासियों के अफ्रीका आने से पहले भी यहां दास प्रथा मौजूद थी। यहां तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही बना था। उन्होंने ये भी बताया था कि यूरोपीय व्यापारियों को जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाने में अफ्रीकी लोगों से भी मदद मिलती थी। ये व्यापारी बदले में उन अफ्रीकी वासियों को दक्षिणी अमेरिका से आयात की गई फसलें जैसे मक्का, कसावा, कुमाला आदि, जो इनकी मुख्य खाद्य सामग्री थी, देते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे स्वतंत्र देश बन गए, ठीक वैसे ही जैसे 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। दक्षिणी अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार का ही हिस्सा हैं। वहां के निवासी अधिकतर देशज यूरोपीय, जिन्हें क्रियोल कहा जाता था, यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के हैं। उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। उनकी संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देशी परंपराओं के तत्व भी विद्यमान हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।